नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में आपका स्वागत करते हैं। अब तक मैंने हिंदी वर्णमाला की सीरीज जो आप लोगों के साथ चर्चा की थी उसका ये चौथा लेसन है। ठीक है, चौथा पार्ट है। अभी तक मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में बताया था। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी बताया था आपको, है ना। अब आप देखिएगा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण होते हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण की चर्चा आज हम आप लोगों से करेंगे। तो आप देखिएगा, जो हम क ख ग घ बचपन से लेकर अब तक पढ़ते चले आए वही व्यंजन होते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, क ख ग घ घ अंगा। ठीक है, ये क्या है? ये आपके व्यंजन है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको वर्गों में डिवाइड किया गया। 5 वर्ग बताए गए हैं, क से लेकर प तक 5 वर्ग बताए गए हैं और सब में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क से लेकर अंगा तक का वर्ग है, चा से लेकर इया तक चा वर्ग है, टा से लेकर णा तक टा वर्ग है, और ता से लेकर ना तक ता वर्ग है, और पा से लेकर मा तक आपका पा वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दे लीजिएगा जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की। हमने आपको बताया था कि का के साथ आ आता है और ये आपका रेफ वाला है, ये व्यंजन है पूर्णतः से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और हर व्यंजन वर्ण आपका जो है स्वर के साथ आता है। ठीक, ये पूर्णतः व्यंजन है, इसके साथ जब आ जाएगा तो वो क बन जाएगा, और अगर जो इसको आप निकाल देंगे तो ये रेफ वाला रह जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें जो टा वर्ग है, टा वर्ग में 2 चीजें आपकी हैं, ड और ढ। ठीक है, ये वाले आपके तीसरे यानी तीसरे और चौथे वर्ण जो हैं वो द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। लेकिन कब? जब उनके नीचे ये बिंदी लग जाती है। ठीक है, ये बिंदु जब लग जाता है तो वो द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और एक चीज है, नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपका 5 है। ठीक है, हर वर्ग में 5 वर्ण आपको मिलेंगे। का वर्ग में भी 5 हैं। ठीक है, चा वर्ग में भी 5 हैं आपके, और टा वर्ग में भी 5 हैं, ता वर्ग में भी 5 है, और पा वर्ग में भी 5 हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। इसके बाद में या रा लावा आता है, वो अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? या रा लावा अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। शाखा शाहा, इसको सा भी बोलते हैं, खटकोण वाला सा बोला जाता है। ये शा है, ये शा है, ये सा है, और ये हा है। इनको ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। क्यों ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ऊष्म व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनको बोलने में हमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी, मतलब ज्यादा ऊर्जा निकलती है हमारी। जैसे कहा जाता है श, स, ह कहा गया तो अंदर से जो वायु निकल के आ रही, जो हवा निकल के आ रही है, वो बहुत स्पीड से आ रही है और बहुत ऊर्जा के साथ आ रही है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके पहले अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं, देखिए बोलने के हिसाब से, य, र, ल, व, मतलब अंदर ही बोल गए हम, लेकिन बोल रहे हैं, इसलिए अंतस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है। इसके नीचे आपके संयुक्त व्यंजन लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, छ के नीचे हमने ये लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, यानी क और श, ये वाला आपका खटकोण वाला, जिसको संस्कृत में ख भी कहते हैं, वहां पर ये क और ये श के साथ जुड़ के छ बना हुआ है। ता और र, ये त, कौन सा? त। ठीक है, जब इसके साथ स्वर नहीं है तो त, ऐसे त त त। ध्यान दीजिएगा इस बात को, त त, यानी त के साथ र अगर जो इन दोनों की संधि होती है तो त्रा बन जाएगा। ज्ञा किससे बनता है? छत्रंग ज्ञा वाला, ये ज और इया। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेफ नहीं लगा हुआ, इस चीज को सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये ज और इया के साथ ज्ञा बन जाता है, स और र के साथ स्र बन जाता है। स्र कौन सा? आपका श्री वाला। जब अपने पिताजी के नाम के आगे आप लोग श्री लगाते हैं, ठीक है, उसी श्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये व्यंजन सारे के सारे आप क्या कहे जाते हैं? संयुक्त कहे जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर जो हमने वर्ग बताए हैं, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ग हैं, द्विगुण व्यंजन है। अच्छा, द्विगुण व्यंजन जो है इनको और भी कुछ कहा जाता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे आपसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। अब तक हमने आपको बताया कि 5 वर्ग होते हैं, है ना। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, लावा होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शाखा शाहा होते हैं। और छत्रंग आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये भी आपको हमने बताया था क। अब इसी तरह से कोई भी अगर जो ख आपको लिखना है तो ख के साथ ये मान के चलिए, ये
तब जाके ये खा बना है आपका पूरा का पूरा। और ये का कैसे बना है, ये एक्टिव बना हुआ है। यानी अ जो है सारे के सारे व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है, बिना स्वर के व्यंजन अधूरे होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान दे लीजिएगा, आपका जो पहला और दूसरा, ठीक है, वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण हैं, यानी ये वाले, ये, ठीक है, ये अघोष हैं, ठीक। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। सघोष और अघोष व्यंजन होते क्या हैं, इन पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी जो बता रहे हैं बस इसका ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, आपके सघोष व्यंजन हैं, ठीक है। कौन से व्यंजन है, सघोष व्यंजन है। देखिए नंबर हमने क्यों लिखे थे, नंबर का भी अपना एक महत्व है। अब ध्यान दीजिएगा, 1, 3 और 5, ठीक, 2 और 4, यानी 1, 3 और 5, यानी पहले जो एक नंबर पर जितने का, चा, टा, ता, पा, ठीक है, तीसरे नंबर पे घ, ग, ज, ढ, द, ब, और पांचवें नंबर पे अंगा, इया, ये, ठीक है। ये सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और ये आपके क्या हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं, ठीक। प्राण का मतलब जीवन से नहीं है, ठीक है। प्राण का मतलब यहां पर किस चीज से है, प्राण का मतलब वायु, यानी आपके मुख से आपकी जो स्वर तंत्रियां होती हैं, आपके फेफड़ों से निकलने वाली जो हवा है, उससे मतलब है यहां पर, ठीक। इसलिए सीधी सी बात, अल्प का मतलब क्या होता है, कम, है ना। महा का मतलब बड़ा यानी ज्यादा, तो अल्प का मतलब थोड़ा, जहां पे थोड़ी वायु निकले। कौन कौन सी, अब जैसे क, थोड़ी सी वायु निकली। अब तीसरा है ग, थोड़ी सी वायु निकली। अंगा, ठीक है, थोड़ी सी वायु निकली, इसलिए अल्प प्राण है। ऐसे ख, घ, ठीक है, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ये सब क्या है, ज्यादा प्राणवायु निकाल रहे हैं। जहां पे ज्यादा प्राणवायु निकले वो आपके महाप्राण हैं। महाप्राण कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा आपके महाप्राण हैं। दूसरे और चौथे वर्ण, वर्ण संख्या दूसरी और चौथी, और वर्ण संख्या आपकी 1, 3, 5, यानी पहली, तीसरी और पांचवी। पहली, तीसरी, पांचवी का मतलब ये सारे के सारे पहली वाले, सारे के सारे तीसरी वाले, और सारे के सारे पांचवी वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अल्प प्राण हैं। और सभी दूसरे वाले जो 2 के नीचे लिखे हुए ये, और सभी चौथे वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, महाप्राण हैं। और अघोष क्या होते हैं, यानी वर्ग के पहले और दूसरे, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अघोष हैं। और आपके जो ग, घ, अंग, चा, छ, जा, झ, इया, टा, ठा, डाणा, द, ध, न, ब, भ और म, ये सारे के सारे क्या हैं, सघोष हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, वर्ग के जो पांचवें व्यंजन हैं, वर्ग के पांचवें व्यंजन हैं, इनको नासिक के भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों नासिक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो इनमें नाक का भी जोर होता है। जैसे अंगा, अंगा आपने बोला, अंगा, इया, न, म, तो नाक और मुख दोनों का यूज किया जा रहा है, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, पूरी आशा और विश्वास है मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस अगर जो प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, ये समस्त व्यंजन आपके का, चा, टा, ता, पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे स्पर्शी कहे जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, जो कहीं ना कहीं मुख के अंदर, ठीक है, अंदर से बाहर, यानी गले से लेके मुख तक, होठों तक जब टच करते हुए आ रहे हैं तो वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जो आपका चा वर्ग है, इसको संघर्ष स्पर्शी व्यंजन भी कुछ विद्वान मानते हैं, ठीक है। आज तक क्वेश्चन इससे कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन अगर जो पूछा गया तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चा वर्ग जो है, चा वर्ग को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, इसको
कि का चा टा ता पा सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, जितने भी व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। और चा को कुछ विद्वान जो है संघर्ष स्पर्शी व्यंजन भी मानते हैं, या स्पर्श संघर्षी कह लो या संघर्ष स्पर्शी कह लो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अब वर्णमाला के मानक की हम बात कर लेते हैं। उसके पहले एक चीज और, हमने ये आगत ध्वनियां लिखी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी लिखी हुई हैं ख, क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, इनके नीचे जो बिंदु लगा हुआ है इसको नुक्ता कहा जाता है। ये कौन सा बिंदु है? नुक्ता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बिंदु जो है ये एरो कर दिया हमने, इसको नुक्ता कहा जाता है। ये अक्सर अरबी और फारसी में यूज की जाती हैं। ठीक है, वहां पे प्रयोग में लाई जाती हैं। इनको आगत ध्वनियां या ग्रहित ध्वनियां कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से बनता है, पूछा जाता है और कई बार पूछा गया। जा और फ के बारे में तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे हम लोग जारा कहते हैं, लेकिन जारा नहीं होता, जारा होता है। क्यों? क्योंकि ये नुक्ता लगा हुआ होता है वहां पे, जारा। ठीक है, जैसे हम लोग फैज कहते हैं, फैज नहीं होता, फैज होता है, फैज। ठीक है, जा में नुक्ता लगा हुआ होता है। तो ये सारी की सारी चीजें कौन सी ध्वनियां हैं? ये अरबी और फारसी भाषा से आई हुई हैं। इनको आगत या ग्रहित ध्वनियां, जैसे पिछली क्लास में हमने सर पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था ऑ। ठीक है, ऑल वाला, जैसे डॉक्टर के ऊपर लगा हुआ होता था डॉ। ठीक है, वैसे ही ऑल वाला, ठीक सेम वैसे ही है। वो भी आगत, वो आगत स्वर था, ये आगत ध्वनियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए नीचे क्या है, वर्णमाला की मानक। मानक यानी उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, और 35 व्यंजन कहे जाते हैं, टोटल 45 होते हैं। कब? उच्चारण की दृष्टि से। ये लिखा हुआ है सामने आपका, उच्चारण की दृष्टि से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। लेखन और परंपरागत से 13 स्वर होते हैं। अब 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? 3 आपके बढ़ जाते हैं, अंक, अह और ऋषि वाला, ऋषि, री। ठीक है, ये 3 बढ़ जाते हैं। 10 आपके मूल, अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, 10 ये मूल रहते हैं और बाकी आपके 3 इसमें बढ़ जाते हैं। 35 व्यंजन, 35 व्यंजन कौन कौन से हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके 25 हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन और आपके उस व्यंजन। ठीक, 33 ये हो गए, और आपके 2 द्विगुण व्यंजन भी जोड़े जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 35 व्यंजन हो गए। 4 संयुक्त व्यंजन इसी में जोड़ दो। ठीक है, अब जब 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ दिए गए तो टोटल 39 हो गए, और 13 आपके स्वर हो गए, और 39 और 13 टोटल हो जाते हैं 52 वर्ण हो जाते हैं। लेखन और परंपरागत तरीके की दृष्टि से जो है आपके 52 वर्ण होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपके कामता प्रसाद गुरु हैं। कामता प्रसाद गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या क्या है? तो ये 46 है। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार 41 है, उदय नारायण तिवारी जी के अनुसार 51 है, और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 है। और धीरेन्द्र वर्मा ने तो बताया भी है बाकायदे कि 13 स्वर होते हैं और 40 व्यंजन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। इनकेस अगर जो कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर लिखिएगा। अगली क्लास के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।